हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई r is equal to p comma q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation। क्या दिया है आपको? a दिया है एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन का, और रिलेशन r दिया है ये ऑर्डर पेयर पॉइंट्स का p कोमा q। ये इस ऑर्डर पेयर में कब आएंगे? when distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin। आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट p विच इज नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब जो ऑरिजिन नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू p विद ऑरिजिन एज ए सेंटर। तो ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले कि आपने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। क्या दिया है आपके पास? सेट ए दिया है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये सेट ए है, ये रिलेशन ऑन सेट ए है, और आर दिया है आपको p कोमा q, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू p कोमा q सच दैट मॉड ओ p इज इक्वल टू मॉड ओ q। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका p है, और ये पॉइंट आपका q है। तो p के ये ओरिजिन है आपका o 0,0। तो यदि मैं इसको यहाँ मिला दूं तो जो ये डिस्टेंस ओ पी है ये किसके बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस ओ क्यू के बराबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो पॉइंट इसके साथ रिलेटेड आपने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि पी पी क्या आर को बिलोंग करता है? तो सिंस हम Q की जगह क्या पुट करेंगे रिलेशन में? P। ओ पी मॉड इज इक्वल टू ओ पी। क्या ये ट्रू है? तो ट्रू है। ओ पी तो ओ पी के बराबर ही डिस्टेंस होगा, विच इज ट्रू। तो दिस इंप्लाइज, यदि ये ट्रू है तो इसका मतलब है P कोमा P, P कोमा P बिलोंग्स टू R। तो इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। और फॉर सिमेट्री, तो हम मान लेते हैं कि पी क्यू जो है आर में है, तो यदि आर में है तो ये रिलेशन होगा पी और क्यू के बीच में कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू मॉड। अब हमने चेक करना है कि क्या क्यू पी भी आर में है। तो यहाँ रिलेशन में हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। पी की जगह क्यू लिख दिया, क्यू की जगह पी लिख दिया। तो क्या ये ट्रू है? ओ पी डिस्टेंस ओ क्यू के बराबर है। क्या ओ क्यू ओ पी डिस्टेंस के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ये सेम स्टेटमेंट ही है, विच इज ट्रू। तो दिस इंप्लाइज क्यू कोमा पी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। क्योंकि इसमें पी क्यू है और हमने प्रूव कर दिया कि क्यू पी भी आर में है, तो इसलिए आर इज सिमेट्रिक। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, तो लेट पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, दो ऑर्डर पेयर लिए, एंड एक हमने क्यू से शुरू करके लेना है, क्यू कोमा एक पॉइंट एस ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर। तो हमने चेक करना है कि क्या पी एस भी आर में है। तो पहले ये आर में है तो पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा कि मॉड ओ पी इज इक्वल टू मॉड ओ क्यू, एंड क्यू एस आर में है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? ओ क्यू मॉड इज इक्वल टू ओ एस मॉड। अब इन दो रिलेशन से आप ये चेक करेंगे कि क्या P और S में भी कोई रिलेशन बनता है। ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है। क्या ओ पी मॉड ओ एस मॉड के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो मॉड ओ पी इज इक्वल टू मॉड ओ एस। तो इसका मतलब है P और S के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर गया। तो दिस इंप्लाइज जो ऑर्डर पेयर P कोमा S है, इट बिलोंग्स टू
आर, दिस इम्प्लाइज आर इज ए ट्रांजिटिव। तो हमने क्या चेक किया कि फ्रॉम एबव वी सी दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इम्प्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आया सेकंड पार्ट कि हमने सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी प्रूव करना है कि इज ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, तो मैंने यहाँ क्या किया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, तो इसके साथ कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे, पॉइंट पी के साथ वही पॉइंट्स रिलेटेड होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से ओ पी के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया कि ओ क्यू ले लिया एक पॉइंट, ओ क्यू का डिस्टेंस मैंने ओ पी के, तो ये पॉइंट क्यू पी के साथ रिलेटेड है। फिर ओ एस पॉइंट लिया ताकि ओ एस किसके बराबर आएगा, ओ पी के बराबर। तो इस तरह ये पी के साथ कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे, जो सारे इस सर्कल के ऊपर हो, क्योंकि इन सब का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या आएगा, सेम आएगा, ओ पी के बराबर। तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट पी के साथ रिलेटेड है लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड पासिस थ्रू द पॉइंट पी। तो यही आपने लिखना है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from the origin is equal to OP, कि OP के P के साथ वही पॉइंट रिलेटेड होंगे सारे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से OP के बराबर होगा। दैट इज OQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OS मॉड के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। तो ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जो एक सर्कल के ऊपर लाई होंगे, ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस OP। तो ये हो गया प्रूव। हेंस देयरफॉर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज ए सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज ए सेंटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R इज इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle, T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10. Which triangle among T1 T2 and T3 are related? तो let A is equal to set of all triangles, ये रिलेशन आर है ऑन सेट ए और रिलेशन आर दिया है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं विच हैज सेम शेप, उनकी शेप एक जैसी होगी और व्हाट देयर साइज मे और मे नॉट बी इक्वल। मतलब ट्राइंगल सिमिलर वो होती है जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हों और देयर साइड्स आर proportional, corresponding sides are proportional to each other। तो T1 is similar to आपने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी तो यहाँ हम T1 की T2 की जगह T1 पुट कर दो रिलेशन में, T1 इज सिमिलर टू T1। क्या ये ट्रू है? हाँ, विच इज ट्रू। तो दिस इंप्लाइज T1, T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि उनकी शेप भी बराबर है, साइज भी इक्वल है, तो वो सिमिलर है। मतलब सिमिलर को हिंदी में हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी हो, आकार उनका सेम भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो उनको हम सिमिलर बोलते हैं। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। तो फॉर सिमेट्री तो लेट अस कंसीडर T1, T2 बिलोंग्स टू R, ये एक ऑर्डर पेयर ले लिया और T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन है, T1 इज सिमिलर टू T2। अब इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं, तो T2 इज सिमिलर टू T1। क्या ये ट्रू है? T1 T2 की सिमिलर है। क्या T2 T1 के सिमिलर होगी? बिल्कुल होगी, विच इज ट्रू। तो T2, T1 बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिक। इसके बाद आया फॉर ट्रांजिटिविटी।
तो लेट T1, T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2, T3 बिलोंग्स टू आर। दो ऑर्डर पेयर ले लिए, एक T2 पर खत्म हो, दूसरा T2 से शुरू हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या T1, T3 भी, ये T2 को निकाल दिया जाए, T1, T3 भी आर में है या नहीं है। यदि है तो तब ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। अब यहाँ से पढ़ के पता लगाओ इस रिलेशन को कि क्या T1 इज सिमिलर टू T3 है, T1 सिमिलर T2 के है और T2 सिमिलर T3 के है। तो दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T3, ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर। तो दिस implies R is a transitive. From above we see that R is a reflexive, symmetric and transitive. Hence R is an equivalence relation. अब आया इसका सेकंड पार्ट कि तीन ट्राइंगल्स दी है T1, T2 और T3 को, इनमें आपस में कौन कौन सी रिलेटेड है? रिलेटेड वही होंगी जो सिमिलर होंगी। तो T1 है साइड्स क्या दी है? 3, 4, 5। T2 है साइड्स 5, 12, 13। T3 है साइड्स 6, 8, 10। तो सिमिलर कब होती है ट्राइंगल? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ABC ली है, इसकी साइड है A1, B1, C1 और दूसरी ट्राइंगल है DEF, इसकी साइड है A2, B2, C2। ये सिमिलर कब होंगी? ए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये सिमिलर का साइन होता है इफ, यदि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। इफ A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर होगा, तो ये सिमिलर होंगे। यदि नहीं होगा तो नहीं सिमिलर होगी। तो हमने ये चेक करना कि कौन कौन सी ट्राइंगल यहाँ सिमिलर है। तो फॉर ट्राइंगल T1 एंड T2, तो इनकी साइड्स का रेशो ले लेते हैं। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12 इज नॉट इक्वल टू 5/13, ये बराबर नहीं है रेशो। तो दिस इंप्लाइज T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, T2 के सिमिलर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2, तो ये रिलेटेड नहीं है। फॉर T2 एंड T3, अब T2 और T3 को देखते हैं। 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8 इज नॉट इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज ये भी सिमिलर नहीं है। T2 इज नॉट सिमिलर टू T3, तो दिस इंप्लाइज T2 इज नॉट रिलेटेड टू T3। यदि सिमिलर नहीं है तो रिलेटेड भी नहीं होगी। अब फॉर ट्राइंगल T1 एंड T3, तो इसमें साइड्स का रेशो 3/6, 4/8, 5/10। तो काट के 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ रेशो सेम है 1/2 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज T1 एंड T3 आर सिमिलर, तो दिस इंप्लाइज T1 इज रिलेटेड टू T3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R इज इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन होती है बहुभुज, बहुभुज। तो इसमें कौन सी पॉलीगन रिलेटेड होगी? विच हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने प्रूव करना कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। और सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। ये साइड्स की लेंथ दी है, तो ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा कि इस ट्राइंगल के साथ ए के कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होती है बहुभुज जैसे, तो सबसे छोटी पॉलीगन क्या होती है? ट्राइंगल। ट्राइंगल से छोटी कोई नहीं होती। फिर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं, फिर पंचभुज, षटभुज जिसमें 5 साइड्स हो, 5 साइड्स हो। इस तरह से जो भी है वो इसके एलिमेंट्स है। तो ये रिलेशन आर ऑन सेट ए है।
तो आर दिया है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आपने ये प्रूव करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी तो यहाँ हम सेट विल्डर फॉर्म से ही करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन P1 मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब P1, P1 आर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन को लिखेंगे और P2 की जगह P1 ही लिखेंगे, मतलब सेकंड एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट के बराबर पुट करना है। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये ट्रू है? तो P1 की साइड तो P1 के बराबर ही होगी, ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज P1, P1 बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इसके बाद आया फॉर सिमेट्री। तो अब चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऑर्डर पेयर ले लिया P1, P2 बिलोंग्स टू आर से। तो यदि ये आर में है तो P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? दिस इंप्लाइज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब हमने चेक करना कि क्या इस आर में P2, P1 इसका उल्टा अपोजिट भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रिलेशन में इनकी साइड चेंज, P1 की जगह P2 लिख रहा हूँ, P2 की जगह P1। तो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। क्या ये रिलेशन ट्रू है? तो इसको पढ़ के आपने बताओ कि ये भी ट्रू हो सकता है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। क्या P2 एंड P1 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स? यस, ये ट्रू है। ये तो बात एक ही है, एक ही स्टेटमेंट है। तो दिस इंप्लाइज P2, P1 बिलोंग्स टू आर, आर इज ए सिमेट्रिक। तो इसके बाद आया फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव कब होगा आर? जैसे मान लो हमने दो ऑर्डर पेयर ले लिए P1, P2 बिलोंग्स टू आर और दूसरा P2 से शुरू किया P2, P3 बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव कब होगा? व्हेन P1, P3 बिलोंग्स टू आर। ये P2 यदि बीच वाला निकाल दें तो P1, P3 आर को बिलोंग करने, तब ये ट्रांजिटिव है। तो हमने ये मान लिया कि ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं, ये टू ऑर्डर पेयर्स आर बिलोंग टू आर। तो यदि ये आर में है तो P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इस रिलेशन को पढ़ के पता लगाएंगे कि क्या ये रिलेशन P1 और P3 के बीच में भी होल्ड करता है। P1 और P2 की साइडें बराबर हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? बिल्कुल होगी, ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो दिस इंप्लाइज P1, P3 जो है वो R को बिलोंग करता है ऑर्डर पेयर। तो दिस इंप्लाइज R इज ए ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि P1, P2 R में है, P2, P3 R में है एंड P1, P3 भी R में है। तो देयरफॉर R इज ए ट्रांजिटिव। Hence R is a reflexive, symmetric and transitive. This implies R is an equivalence relation. अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए लिखना है रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो ट्राइंगल टी के साथ कौन से एलिमेंट ए के रिलेटेड होंगे? वही होंगे जो विच है सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो वो किसके साथ रिलेटेड होगी? उन पॉलीगन्स के साथ रिलेटेड होगी जिनकी साइड्स 3 है, मतलब साइड्स इक्वल है। तो 3 साइड वाली ट्राइंगल ही होती है। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इसके साथ रिलेटेड होगी। क्यों? ये आपको जो ये दिया है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें रिलेटेड कौन सी पॉलीगॉन्स होगी? जिनकी इक्वल साइड्स होंगी। ट्राइंगल में 3 साइड्स है तो ये ट्राइंगल के साथ ही रिलेटेड होगी जिसमें 3 साइड्स होंगी। तो देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5, क्या आएगा इसका आंसर? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यहाँ मैंने रीजन भी दिया, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड रिलेटेड टू ऑल दोज पॉलीगॉन्स हु हैव 3 साइड्स। तो देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू ऑल ट्राइंगल्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14।
तो ये क्या क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन and R with the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2, L1 L2 के समांतर है। शो दैट R is an equivalence relation, ये तो एक पार्ट है कि इसको आपने equivalence relation शो करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन, ये तो आपने सेट ऑफ ऑल लाइंस लिखना है जो इस लाइन के साथ रिलेटेड है। इस लाइन के साथ कौन सी लाइंस रिलेटेड होंगी, जो इसके पैरेलल होगी। तो चलो करते हैं इसको। तो एल दिया है आपको सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो रिलेशन आर है ये दिया है ऑन सेट एल के ऊपर। तो R इज इक्वल टू रिलेशन दिया L1 L2, और L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होगा कि इसमें L1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन में L2 को क्या लिख देंगे, L1। तो L1 इज पैरेलल टू L1, क्या ये ट्रू है, ये कोई L1 लाइन है और इसी के पैरेलल L1 भी यही होगी। चलो ये लिख दी मैंने, यहाँ भी L1 लिख दी, इसके पैरेलल सेम लेंथ, और ये तो L1 इज पैरेलल टू L1, ये ट्रू है। तो L1 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। तो फॉर सिमेट्री के लिए कि ये सिमेट्री का कब होगा रिलेशन R, तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि R को बिलोंग करते तो L1 L2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, L1 इज पैरेलल टू L2। अब इनकी थोड़ी पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, क्या ये ट्रू है, L1 L2 के पैरेलल है, क्या L2 L1 के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। तो ये ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज L2, L1 बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ हमने क्या किया कि L1 L2 R में मान लिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि L2 L1 भी R में, इसका जो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल जो ऑर्डर पेयर है वो भी इसमें है, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। इसके बाद आया फॉर ट्रांजिटिविटी, तो हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। यदि हमने यहाँ से क्या प्रूव करना है कि क्या L1 L3 भी R में है, यदि है तो R इज ट्रांजिटिव होगा। तो नाउ L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज L1 L2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 के होगा। अब इस लाइन को पढ़ के पता लगाओ कि क्या L1 L3 के पैरेलल है, क्योंकि ट्रांजिटिव कब होता है कि यदि L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, तो L1 L3 भी R में होना चाहिए। तो L1 L3 कब होगा R में, जब L1 और L3 के बीच रिलेशन होल्ड करेगा ये। तो L1 L2 के पैरेलल है, ये मान लो L1 है, ये L2 के पैरेलल है, एंड L2 इज पैरेलल टू L3, ये L3 के पैरेलल है। क्या L1 L3 के पैरेलल होगी, तो बिल्कुल होगी। तो L1 इज पैरेलल टू L3, तो दिस इंप्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R, R इज ट्रांजिटिव। तो इसके बाद हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इंप्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आया इसका सेकंड पार्ट कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू ये, तो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x + 4, तो इसके साथ कौन सी रिलेटेड होगी, जो इसके साथ पैरेलल होगी लाइन। तो इसके साथ पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, तो पैरेलल लाइन होगी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x + c। मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं ये बता रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस में क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जो पैरेलल लाइन की स्लोप होती है वो इक्वल होती है, आपने +1 में पढ़ा है। तो स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू, जो ये लाइन है इसकी स्लोप क्या है, 2x + 4 इज इक्वल टू 2, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो इसकी स्लोप होती है। क्योंकि ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने +1 में पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx + c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की स्लोप 2 है,
तो इसके साथ कौन सी लाइन रिलेटेड होगी, जिनकी स्लोप 2 ही होगी। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 2x, कि इस लाइन की जो रिलेटेड लाइन है इसके साथ उनकी स्लोप में 2 ही रख रहा हूँ, प्लस c इसलिए लिख रहा हूँ। ये c क्या है, ये है y इंटरसेप्ट। जैसे ही आपकी ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x फ्लो, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये है लाइन है आपकी ये। तो ये जो 4 है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो y पर y एक्सिस को जहाँ पर ये लाइन काटती है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये 4 है, और इसकी स्लोप है आपकी 2। अब जितनी भी लाइनें पैरेलल होगी इनकी स्लोप तो इक्वल होंगी। तो ये सारी लाइनें रिलेटेड है इसके साथ, जो इसके साथ पैरेलल है। लेकिन यहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये जो आपका y इंटरसेप्ट था ये 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। इस तरह से सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इन सब को हमने मान लिया c। तो c की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 से, जैसे 3, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। तो ये हुआ सेट ऑफ लाइंस, जहाँ c क्या है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी आ गया आपका सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन, और इस लाइन के साथ कौन सी रिलेटेड होगी, जो इसके पैरेलल होगी। तो पैरेलल के कौन सी होगी, जिनकी स्लोप इक्वल होगी। इसकी स्लोप कितनी है, 2 है, तो मैंने इन लाइंस की स्लोप भी क्या रखी है आपको, 2 ही। कितनी रखी, 2 ही, और आगे लिख दिया y इंटरसेप्ट, लिख दिया c। तो c की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसमें बहुत सारी लाइनें आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।